नमस्कार दोस्तों, 12 अगस्त 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। पिछले 1-2 हफ्ते से आपने देख रहा होगा कि एडिटोरियल्स काफ़ी डिले हो गए। अभी मेरे पास समय भी है कि मैं सुबह 5 बजे उठ के इसको 7 बजे तक रिकॉर्ड कर सकता हूँ, बट थोड़े एडिटोरियल्स आपको लेट मिल रहे हैं, 11 सवा 11 तक मिल रहे हैं। उसका रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि देखिए मैं इस समय पे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स के सिलेबस को ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करना चाहता हूँ। सीधी सीधी बात है कि देखिए, अगर 10 अक्टूबर को प्रीलिम्स है तो कम से कम 15 सितंबर तक मैं आपको स्टैटिक की बहुत जम के वीडियो प्रोवाइड करना चाहता हूँ। उसके बाद वैसे भी मैं प्रोवाइड ज़्यादा नहीं करूँगा, रीज़न भी कि उसके बाद मैं आपको थोड़े बहुत MCQs वगैरह की प्रैक्टिस कराऊंगा, आपका प्रीलिम्स का एग्जाम बिल्कुल ही पास आ जाएगा। तो तब तक मैं बहुत ज़्यादा मिशन मोड में जो स्टैटिक की वीडियोस हैं, जैसे एनसीईआरटी ज्योग्राफी की वीडियोस आप देख रहे हैं आ रही हैं लगातार, तो एनसीईआरटी ज्योग्राफी, इसके बाद रमेश सिंह और आपका सतीश चंद्रा मीडियल हिस्ट्री, ये तीनों चीज़ें तो मुझे खत्म करनी है किसी भी हाल में। अगर ये खत्म हो जाती हैं तो हिस्ट्री का एक मेजर पार्ट, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, ये मैं आपको पूरी तरीके से पढ़ा दूंगा। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के ऊपर मैंने लेक्चर्स बनाए हैं और करंट अफेयर्स में होलिस्टिकली आपको पढ़ा ही रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है। कुछ चीज़ें बच गई हैं तो वो मैं देखूंगा हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। तो ओवरऑल उसकी वजह से ये जो एडिटोरियल है वो डिले हो रहा है, तो उसके लिए रियली सॉरी। थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, 11 सवा 11 तक। मुझे पता है आजकल एडिटोरियल सब सुबह 7 बजे डालते हैं, क्योंकि सबको सुबह 7 बजे देखना है। 7 बजे के बाद ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते नहीं है देखने के लिए। बट जो लॉन्ग टर्म में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं इस एडिटोरियल को सुबह 7-8 बजे ले आऊँगा। आप एक बार बस इस प्रीलिम्स के एग्जाम तक के लिए वेट कर लीजिए। तो पहला आर्टिकल, हेल्दी व्हाइट पेपर बिगिनिंग। बेसिकली ये तमिलनाडु की फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में बात कर रहा है। तमिलनाडु के लोग कितना टैक्स देते हैं, उनके ऊपर सरकार सब्सिडी में और वेलफेयर बेनिफिट्स में कितना खर्च करती है, तो इसको लेके एक फाइनेंशियल पेपर अभी रिलीज किया है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु पन्नानीवेल थियागाराजन ने। 112 पन्ने का फाइनेंशियल व्हाइट पेपर है। इसी के बारे में यहाँ पे बातचीत हुई है। मैं इसको अलग से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बहुत सिंपल सा आर्टिकल है। बाकी जो तमिलनाडु के लोग हैं वो चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, उनके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। नॉर्मल यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से उतना नहीं है इंपॉर्टेंट ये चीज़। हाँ, इस इवेंट को आप एक न्यूज़ की तरह कहीं कोट कर सकते हो, इसलिए मैं आप इसको स्किप कर रहा हूँ। आर्टिकल भी आसान सा है, आप आराम से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है द इंपॉर्टेंस ऑफ बूस्टर डोज टू प्लान अहेड। इसमें क्या बताया गया है, देखिए इसको भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। उसका रीजन क्या है, डॉक्टर टी जैकब जोन जो रिटायर्ड प्रोफेसर है क्लिनिकल वेरोलॉजी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, और MS शेषाद्री, ये दोनों मिलकर द हिंदू में अक्सर कर इस प्रकार के आर्टिकल्स लिखते हैं। तो जो कोविड-19 से रिलेटेड वैक्सीनेशन है, ओवरऑल जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है, इन्फेक्शन कैसे फैल रहा है, अलग अलग वैक्सीन कैसे रिस्पॉन्स करती है, मैं अक्सर कर इनके बताए हुए आर्टिकल्स डिस्कस करता हूँ। आज मैं इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे रिपीटेड पॉइंट्स हैं और भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करने। जैसे कि अलग अलग स्टेट्स में जो स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं वो कौन से पैटर्न में रीओपन हो रहे हैं, वैक्सीनेशन का क्या फायदा है, इंटरनेशनल हमारे सामने क्या आप कह सकते हो प्रूफ्स अवेलेबल हैं जिसके बेसिस पे हम इंडिया के अंदर स्कूलों को खोल सकते हैं और अपनी इन्फेक्टिविटी को भी कम रख सकते हैं। फिर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज है वो मैं बोलूँगा पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस। रिसेंटली हुआ ये है कि ड्राफ्ट पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस 2021 रिलीज किए गए। किसके द्वारा, तो ये रिलीज किए गए ऑब्वियसली बात है सरकार के द्वारा, लेकिन इसको अपोज कौन कर रहा है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसको अपोज कर रहा है। अभी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसको क्यों अपोज कर रहा है ये समझने की कोशिश करेंगे। फिर उड़ीसा में इंडियन हॉकी की सक्सेस के लिए क्या हुआ, CM नवीन पटनायक ने पर्सनली इन्वॉल्व होकर हॉकी को बढ़ाया है। तो देखिए इस पे मैं ना जाके एक दूसरा हॉकी से रिलेटेड आर्टिकल डिस्कस करूंगा, जैसे कि भारत रत्न मिलना चाहिए मेजर ध्यानचंद जी को। भाग मिल्खा भाग में जो आपके प्रोटोगोनिस्ट थे मिल्खा सिंह, उनके बारे में 1-2 पॉइंट्स बताए गए, तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को मैं टेकअप करूंगा यहाँ पे। और फाइनली मैं एक आर्टिकल टेकअप करूंगा एंड अर्बन जॉब सेफ्टी नेट, कि भाई हमारे अर्बन इलाकों में मनरेगा की तरह एक जॉब सेफ्टी नेट होना चाहिए। अब हमारे अर्बन इलाकों में एक जॉब गारंटी स्कीम होनी चाहिए, ये न्यूज़ में आपको पहले भी बता चुका हूं, बट क्या होनी चाहिए, इसको सपोर्ट करने के लिए क्या क्या स्टैटिस्टिक्स है, दुनिया भर में ये चीज़ें किस प्रकार से इंप्लीमेंट होती हैं, फायदे क्या क्या होंगे, ये सब चीज़ें बड़ी ब्यूटीफुली इस आर्टिकल में एक्सप्लेन करके बताई गई है। मैं बता दूं इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लिखा है रजनीश साहब ने। ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं अर्बन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के। तो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश में एक्चुअली में इस प्रकार की एक अर्बन डेवलपमेंट स्कीम इंप्लीमेंट हुई है, तो उस कंटेक्स्ट में यहाँ पे लिख रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं। सो दैट इज वाई आई विल डिस्कस इट टू यू। ठीक है भाई, अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं हमको किसने किसने ज्वाइन किया है। तो ऋतिक हंस ने हमको ज्वाइन किया है। ऋतिक हंस का ये 5th मंथ एज अ मेंबर।
वेरी वेरी वेलकम ऋतिक, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अगेन फॉर द 5th मंथ एज ए मेंबर कंटिन्यूसली। फिर राकेश कुमार ने हमको ज्वाइन किया, निकिता सरकार ने हमको ज्वाइन किया, फिर सुनील कुमार गौड़ ने हमको ज्वाइन किया, एनोनिमस ने हमको ज्वाइन किया। तो एनोनिमस का ये 2nd मंथ एज ए मेंबर, इनके कमेंट्स भी कभी कभी दिख जाते हैं, थैंक यू सो मच एनोनिमस। फिर ममता काशी ने हमको ज्वाइन किया। आगे देखें तो धवल मिश्रा ने हमको ज्वाइन किया और रूबी केवत ने हमको ज्वाइन किया। रूबी केवत का ये 3rd मंथ एज ए मेंबर और वेरी वेरी वेलकम रूबी। तो धवल मिश्रा, फिर ममता काशी, एनोनिमस 2nd मंथ एज ए मेंबर, सुनील कुमार गौड़, फिर निकिता सरकार, राकेश कुमार, ऋतिक हंस। स्पेशल थैंक्स टू ऋतिक हंस, रूबी केवत एंड एनोनिमस। ऋतिक हंस का 5th मंथ एज ए मेंबर, रूबी केवत का 3rd एंड एनोनिमस का 2nd, और बाकी सब लोगों को धवल, ममता, एनोनिमस, सुनील कुमार गौड़, निकिता सरकार, राकेश कुमार, ऋतिक, थैंक यू सो मच ऑल फॉर ज्वाइनिंग। मैं आपको रोज इसीलिए प्रेज करता हूं क्योंकि बिकॉज ऑफ योर ज्वाइनिंग आई गेट अ लॉट ऑफ हेल्प। तो थैंक यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग। चलिए शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन बटन दबाते हैं डेफिनेटली मैं शुरू की वीडियो में आपका नाम लूंगा। इंस्टाग्राम पे चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। वीडियो को लाइक और शेयर के बिना मत जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए। लेक्चर की पीडीएफ आपको लेक्चर के बाद टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल से, एन अर्बन जॉब सेफ्टी नेट। एक और चीज, harshitdivedi.com पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स अपलोड हो जाते हैं। तो harshitdivedi.com शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक चेक कर लिया करिए। उसका लिंक मैं टेलीग्राम में भी अपडेट कर देता हूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो। तो भाई आ जाते हैं अपने मेन इस पे, एन अर्बन जॉब सेफ्टी नेट, इट इज टाइम टू फॉर्मुलेट अ वेज एम्प्लॉयमेंट बेस्ड नेशनल अर्बन लाइवलीहुड स्कीम सिमिलर टू मनरेगा। देखिए ये पॉइंट कोई नया नहीं है। क्यों इस पॉइंट के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा है, क्यों अर्बन इलाकों में एक अर्बन वेज सिक्योरिटी स्कीम चालू करने की बात की जा रही है? क्योंकि पैंडेमिक के समय पे बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई हैं। सरकार के सामने एक ये कह सकते हैं कि खतरनाक सिचुएशन आ गई। उनको एक चॉइस लेनी थी। चॉइस क्या थी कि लाइवलीहुड सेव करनी है, लाइफ सेव करनी है। अगर आप इकोनॉमी ओपन रखोगे तो लोगों को कोरोना लगेगा, वो मरेंगे। बंद रखोगे तो लोगों की नौकरियां जाएंगी। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट आई है अप्रैल 2021 की, ठीक है ना, कौन रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। पहले तो ये सवाल यूपीएससी पूछता था, अब तो ये हलवा टाइप का सवाल हो गया। अब आपसे कोई नहीं पूछेगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन रिलीज करता है। अब ये हलवा सवाल है, पहले यूपीएससी प्रीलिम्स में ये भी आते थे। इस रिपोर्ट का ये बोलना है कि ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज में कोरोना के चलते इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। बस केवल चाइना एक ऐसी कंट्री है जो बढ़ी है। ग्लोबल जीडीपी 3.3% से घटी है। यूएस, ब्राजील, जापान, कनाडा और यूरोपियन यूनियन वाला इलाका, इनकी इकोनॉमी 3.5 से 7% घटी है। इंडिया की इकोनॉमी 8% से घसी है। बस चाइना एक ऐसा देश है जिसकी इकोनॉमी 2.3% से बढ़ी है। अब उसके बेसिस पे अगर बात करें तो 95 मिलियन पीपल, 9.5 करोड़ लोग एक्सट्रीमली पुअर कैटेगरी में चले गए हैं पूरी दुनिया में। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करो तो यूरोपियन एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.1%, यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.1%, कनाडा में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9.6% पे पहुंच चुका है। स्पेन, ग्रीस, टर्की, फिलीपींस, अर्जेंटीना, ब्राजील, कोलंबिया और पेरू, यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट डबल डिजिट में पहुंच चुके हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के एस्टिमेट्स के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया पीक टू 23.5% इन अप्रैल 2020। अप्रैल 2020 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 23.5% था। फरवरी 2021 में वो डेफिनेटली 6.9% पे आ गया। लेकिन ये जो 6.9% पे आया ना, इस पे भी बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं और स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो गलतियां निकाल रहे हैं कि भारत सरकार ने यहाँ पे ये गड़बड़ कर दी इसलिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट कम हो गया है। वो एक अलग बात है। वो जो बुद्धिजीवी होते हैं उनका काम होता है चीज़ों को डेसिफर करके उनके अंदर की चीज़ें दिखाना। वो भी हम अक्सर कर आर्टिकल्स में डिस्कस करते हैं। अब ओवरऑल इस पूरे इकोनॉमिक डिस्क्लेरेशन में चैलेंज क्या है कि भैया लाइवलीहुड लॉसेस को रोको, लोगों की जेब में पैसा तो लेके आओ ताकि वो अपना खाना पीना खा सकें। तो गवर्नमेंट ने इसको कैसे एड्रेस किया है? गवर्नमेंट हैज एड्रेस्ड इट फ्रॉम अ सेक्टोरियल व्यू पॉइंट ट्रेडिशनली। देखिए सबसे खास बात यहाँ पे ये है, गिवन द कंटेम्प्रेरी रियलिटीज द नीड इज टू अप्रोच दिस फ्रॉम अ रूरल अर्बन पर्सपेक्टिव। मतलब रूरल इलाकों में लोग रहते हैं, अर्बन इलाकों में लोग रहते हैं। अब इन दोनों इलाकों की अप्रोचों को आपको अलग रखना है। जैसे पहली अप्रोच, व्हेन देयर इज एन इकोनॉमिक शॉक इट इज एसेंशियल टू प्रोवाइड पीपल विद फॉर्मल एक्सेस टू अ लाइवलीहुड सिक्योरिटी नेट। ये तो देखिए कोई बड़ी बात नहीं बोलती। इकोनॉमिक शॉक है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि भैया लोगों तक कुछ ना कुछ खाने पीने के, पैसा कमाने के सोर्सेस पहुंचाएं। ठीक है,
दूसरा, लाइवलीहुड सिक्योरिटी नेट मस्ट हैव कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज का मतलब क्या हो गया कि रूरल इलाकों में भी और अर्बन इलाकों में भी जितने लोग इकोनॉमिकली डिस्ट्रेस्ड हैं सबके पास मदद पहुंचे। तो ऐसा नहीं हो कि सरकार ने स्कीम चलाई और उस स्कीम का बेनिफिट बहुत कम लोगों को मिला। अब रूरल इलाकों में एक कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी नेट प्रोवाइड करती है मनरेगा स्कीम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। प्रॉब्लम यह है कि ये केवल रूरल एरिया में एग्जिस्ट करती है, अर्बन एरिया में इस प्रकार की कोई भी स्कीम नहीं है। अर्बन एरिया में एक स्कीम चलती है जिसका नाम है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। ये नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ डील करता है, स्किल अपग्रेडेशन के साथ डील करता है, क्रेडिट दिलाता है आपको बैंक से, लेकिन ये गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट नहीं दिलाता। जिस प्रकार से मनरेगा गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट दिलाता है, अर्बन नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन ये नहीं करता है। तो हमें चाहिए क्या? हमें एक गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चाहिए मनरेगा की तरह से। अब समझिए पिछले साल लॉकडाउन में क्या हुआ। पिछले साल लॉकडाउन में बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो माइग्रेंट लेबर्स थे वो अर्बन इलाकों से रूरल इलाकों की तरफ चले गए। ट्रेडिशनली ये देखा गया है कि इंडिया में जो माइग्रेशन होता है ना, दैट इज फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, बट चूंकि लॉकडाउन लगा तो यहाँ पे माइग्रेशन अर्बन टू रूरल की तरफ में चला गया। सबसे खास बात यह है कि जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन अब तक होता आया है ये डिस्ट्रेस माइग्रेशन था। लोग टेंशन में थे कि खाना पीना क्या खाएं, कैसे अपनी जिंदगी चलाएं, तो वो परेशान होकर रूरल इलाकों से अर्बन इलाकों में जा रहे थे। तो इस डिस्ट्रेस माइग्रेशन को अरेस्ट करने के लिए ही मनरेगा नाम की स्कीम चलाई थी सरकार ने। लेकिन लॉकडाउन ने तो ये जो मिथ है ना, एक्चुअली में ये जो भावना है कि भाई माइग्रेशन हमेशा रूरल टू अर्बन होगा, कोरोना से पहले वो रूरल टू अर्बन ही होता था, लेकिन कोरोना के बाद अर्बन टू रूरल माइग्रेशन देखने को मिला है। क्योंकि लोगों को लगा कि जैसे तैसे उधार लेके कुछ ना कुछ करके हम लोग अपना खर्चा पानी चला ही लेंगे, अपने गांव चलते हैं। यहाँ शहरों में तो देखिए कुछ भी नहीं बचा है। तो ये जो माइग्रेशन ट्रेजेडी और इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ है, इसने एक चीज पे बहुत ध्यान लाया कि अर्बन इंडिया में एक लाइवलीहुड सेफ्टी नेट की जरूरत है। तो चलिए ठीक है भाई, लाइवलीहुड सेफ्टी नेट की जरूरत है, ये हमको समझ में आ गया। अब क्या हमारे देश में किसी स्टेट ने ऐसा कोई लाइवलीहुड सेफ्टी नेट बनाया है? तो जी हाँ, ये जो आर्टिकल के ऑथर हैं ये हिमाचल प्रदेश सरकार में ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना। ये जो मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना थी, इसको लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनहांसिंग लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन अर्बन एरियाज। तो हिमाचल प्रदेश में गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा अर्बन एरियाज में साल में 120 दिन के लिए हर हाउस होल्ड को एट मिनिमम वेजेस। कब? फाइनेंशियल ईयर 2021, जब कोरोना का इंपैक्ट सबसे ज्यादा खतरनाक था। तो इसमें एक हाउस होल्ड का कोई भी एडल्ट मेंबर जिसकी उम्र 65 साल से कम है और वो किसी भी अर्बन लोकल बॉडी के जुरिडिक्शन में आता है, तो उसको क्या करना होगा कि उस अर्बन लोकल बॉडी के पास जाना पड़ेगा, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, म्युनिसिपैलिटी हो, और उस अर्बन लोकल बॉडी के साथ अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। वो अर्बन लोकल बॉडी अगर किसी प्रकार की कोई सैनिटेशन स्कीम चला रही है या फिर किसी भी प्रकार का कोई अनस्किल्ड वर्क कर रही है, तो ये अनस्किल्ड वर्क इस रजिस्टर्ड वर्कर को दिया जा सकता है। एक जॉब कार्ड इशू किया जाएगा उस अर्बन लोकल बॉडी के द्वारा रजिस्ट्रेशन के 7 दिन के अंदर, और 14 दिनों के अंदर काम मिल जाएगा। ये स्कीम आपकी हिमाचल प्रदेश में चलाई गई। अब जब शुरुआत में ये स्कीम हिमाचल प्रदेश में चलाई गई तो इसका बहुत अपोजिशन हुआ। ठीक है, चिल्ला चिल्ला के जो अपोजिशन के लीडर्स थे हिमाचल प्रदेश की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, उन्होंने बोला कि सरकार ये पॉलिटिकल गिमिक कर रही है, सरकार के पास ये पैसे हैं नहीं, ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। जो हिमाचल प्रदेश की सरकार थी उसने बोला कि भाई हमें जो स्टेट फाइनेंस कमीशन और सेंट्रल फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस के हिसाब से ग्रांट मिलते हैं पैसों के, हम उस पैसे से स्कीम को चलाएंगे। 1 साल बीत चुका है इस स्कीम को चलते हुए, और इस स्कीम के फायदे क्या है? 250,000 मैंडेज। क्वार्टर मिलियन, 1 मिलियन होता है 10 लाख, तो क्वार्टर मिलियन हो गया 2.5 लाख। तो 2.5 लाख मैंडेज यहाँ क्रिएट हुए। फिर ये जो स्कीम है 2.5 लाख मैंडेज इसने किए हैं। 3% ऑफ द टोटल अर्बन हाउस होल्ड्स इन हिमाचल प्रदेश को इसने मदद की है। तो अब वैसे तो देखा जाए तो स्कीम का इम्पैक्ट लिमिटेड है, बट फिर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट तो है ना। अगर इस स्कीम के स्कोप को बढ़ाया जाए तो जो मस्टर रोल बेस्ड वर्क्स होते हैं, दूसरी प्रकार की म्युनिसिपल सर्विसेज होती हैं, वहां पे भी इस स्कोप को ब्रॉडन किया जा सकता है। मतलब देखिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जो अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं वो बतेरी प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो अगर इन सर्विसेज में ओवरऑल लोगों को मदद दी जा सके तो उनको काफी काम दिया जा सकता है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का ये जो आप कह सकते हो कि ओवरऑल स्टेप था,
इससे हमको कुछ क्रूशियल एनालिटिक्स मिलते हैं। क्या क्रूशियल एनालिटिक्स मिलते हैं? पहला एनालिटिक ये है कि ये जो हम लोग सोचते हैं ना कि अर्बन लाइवलीहुड स्कीम लॉन्च करने का सरकार के पास पैसा नहीं है, ये मिथ गलत है। प्रेजेंट फिस्कल केस में भी एक अर्बन लाइवलीहुड स्कीम लॉन्च की जा सकती है अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ लॉन्च किया जाए, बशर्ते केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों को पैसा देना पड़ेगा। ठीक है। फिर दूसरा, सेपरेट मिनिमम वेजेस फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज डू नॉट कॉज माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज सिंस द हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अर्बन एरियाज हैज एन ऑफसेटिंग इफेक्ट। कुछ लोगों को लगता है कि अगर आप एक अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम लागू करोगे तो गांव में रहने वाले बहुत सारे लोग दौड़ के अर्बन इलाकों में आ जाएंगे, क्यों? क्योंकि वहां पे उनको नौकरी मिल रही है। बट ऑथर बोल रहा है कि ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो लोग रूरल इलाकों में रह रहे हैं, हो सकता है अर्बन इलाकों की तनख्वाह उनको ज्यादा लगे, लेकिन उनको ये बात भी पता है कि अर्बन इलाके में रहने में खर्चा बहुत होता है, रहने का खर्चा, वहां पे खाने पीने का खर्चा, बच्चों को पढ़ाने का खर्चा। तो ये खर्चा एक ऑफसेटिंग इफेक्ट की तरह काम करता है। तो अंटिल इट इज वेरी वेरी नेसेसरी, रूरल इलाकों से लोग अर्बन इलाके में इस वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम के चलते तो नहीं आएंगे। ठीक है। फिर तीसरी चीज, फोकस मस्ट शिफ्ट फ्रॉम एसेट क्रिएशन टू सर्विस डिलीवरी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मनरेगा जो कि रूरल लेवल पे अप्लाई होती है, वहां पे क्या होता है? वहां पे होता है ये कि एसेट्स बनवाए जाते हैं। तो कोई गांव में कुआं खुदवा दिया, कोई सरकारी हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनवा दी, इस प्रकार के काम करवाए जाते हैं मनरेगा में रूरल इलाकों में। तो ये होता है एसेट क्रिएशन। लेकिन अगर आपको अर्बन इलाकों में वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम लागू करनी है तो एसेट क्रिएशन की बजाय सर्विस डिलीवरी पे लागू करना चाहिए। म्युनिसिपैलिटी बहुत प्रकार की सर्विसेज देती है, जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में आपने देखा होगा कि वो म्युनिसिपल वर्कर्स हैं, वो रोज सुबह झाड़ू लगाते हुए नजर आ जाते हैं, साफ सफाई का काम, बतेरी प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करता है म्युनिसिपैलिटी। तो ये जो सर्विस डिलीवरी वाला काम होता है ना अर्बन लोकल बॉडीज का, यहाँ पे डिप्लॉय किया जा सकता है इस वेज एम्प्लॉयमेंट वाले लोगों को। और फोकस क्या होना चाहिए? ऑन एनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ म्युनिसिपल सर्विसेज। तो जो वेज एम्प्लॉयमेंट के चलते म्युनिसिपैलिटी में काम ले रहा है, अगर वो बेटर काम देता है, अच्छी क्वालिटी की म्युनिसिपल सर्विस देता है, तो उसकी क्वालिटी के बेसिस पे उसको आगे भी काम मिल जाए। तो आप कह सकते हो कि एक कॉम्पिटिटिव एलिमेंट आ जाएगा इस अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम में। और चौथा, ये स्कीम एक इकोनॉमिक वैक्सीन की तरह काम करेगी एंड विल प्रोटेक्ट पीपल अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। समझिए, लोगों को कोरोना के बाद अनएम्प्लॉयमेंट है, अभी अनएम्प्लॉयमेंट के चलते उनकी जेब में पैसा नहीं है, तो अगर आप उनको इस प्रकार की वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम का बेनिफिट देते हो तो उनकी जेब में पैसा आएगा। दिस विल बी अ सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक वैक्सीन फॉर देम। और इसीलिए ये जो अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट है, इसको स्टेट लेवल पे इंप्लीमेंट ना करके नेशनल लेवल पे इंप्लीमेंट करना जरूरी है, क्योंकि इट इज हाई टाइम कि हम नेशनल लेवल पे एक अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम को लागू करें। तो ये कुछ इनसाइट्स थे, इंपॉर्टेंट इनसाइट्स थे। जो आखिरी के 4 पॉइंट्स थे ये मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट आर्टिकल, हाईएस्ट ऑनर फॉर अ हॉकी आइकन द भारत रत्न वुड बी गिवन टू मेजर ध्यानचंद हु वाज अ ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सन एंड पैट्रियट। देखिए रिसेंटली मोदी जी ने 6 अगस्त को अनाउंस किया कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को रीनेम करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रखा जा रहा है। देखिए ध्यानचंद जी के नाम पे रखना काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यानचंद जी एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स पर्सन थे हॉकी के। इनके जो भी मतलब लीनिएज में जो सुपुत्र हैं, उन्होंने ये बताया है कि इनको जर्मनी से सिटीजनशिप ऑफर हुई थी, इन्होंने सिटीजनशिप रिजेक्ट कर दी। जी हाँ, ये जो मेजर ध्यानचंद के ग्रैंडसन है विशाल सिंह, इनका यह बताना है कि मेजर ध्यानचंद का पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति इतनी ज्यादा थी कि जर्मन आर्मी की नौकरी और जर्मन सिटीजनशिप दोनों रिजेक्ट कर दी थी मेजर ध्यानचंद ने इंडिया के खेलने के लिए। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट किया कि लोगों की डिमांड के चलते राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख रहे हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे पॉलिटिक्स लाने लगे कि ये तो कांग्रेस पार्टी को क्रिटिसाइज करने वाली बात हो गई। अब देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी को क्रिटिसाइज करना होता तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से खेल रत्न अवार्ड कर देते, लेकिन वो सीधे सीधे दिखता कि कांग्रेस पार्टी को क्रिटिसाइज करना है। अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया है, पॉलिटिक्स को आप साइड करो। एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। प्रॉब्लम क्या है? मेजर ध्यानचंद के नाम पे एक और अवार्ड चलता है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट्स इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, और ये दोनों ही अवार्ड 29 अगस्त को दिए जाएंगे। मतलब अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी 29 अगस्त को दिया जाएगा और मेजर ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम ये भी 29 अगस्त को दिया जाएगा। तो एक ही खिलाड़ी के नाम पे 2 अवार्ड्स, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे ऑथर ये बोल रहा है कि अब चूंकि
राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो गया है, तो अच्छा ये रहेगा कि जो दूसरा अवार्ड है मेजर ध्यानचंद के नाम पे, मेजर ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट्स इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, इसको फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के नाम पे रख देना चाहिए। मिल्खा सिंह एक लेजेंडरी प्लेयर रहे हैं इंडिया के। 1960 का जो रोम ओलंपिक्स हुआ था, वहां पे 400 मीटर के फाइनल में 1/10 ऑफ द सेकेंड से मिल्खा सिंह ने अपना ब्रॉन्ज मेडल मिस कर दिया था। मिल्खा सिंह का एक सपना था कि एथलेटिक्स में इंडिया की तरफ से कोई गोल्ड मेडल लेके आएगा, और उनके सपने को नीरज चोपड़ा ने पूरा किया है। हालांकि अनफॉर्चुनेटली मिल्खा सिंह इस चीज को देख नहीं पाए, और नीरज चोपड़ा साहब ने भी एक बड़ा ही मैग्नेनिमस काम किया। उन्होंने जो अपना गोल्ड था जेवलिन का, इसको ट्रिब्यूट दिया है मिल्खा सिंह जी को। जब 2011 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न अवार्ड मिला था, तो आपको पता है भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। सचिन तेंदुलकर से पहले किसी स्पोर्ट्स पर्सन को ये भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला था। तो उस समय पे भी बातें उठी थी कि मेजर ध्यानचंद को अवार्ड मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि मेजर ध्यानचंद को आप भारत रत्न अवार्ड दो। तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है आगे आने वाले समय में सरकार मेजर ध्यानचंद को ये भारत रत्न अवार्ड दे। इट इज वेरी मच अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ओवरऑल स्पोर्ट्स के इकोसिस्टम को इंडिया में इंप्रूव करने की जरूरत है। और अब तो हमारे इंडिविजुअल एथलीट्स ओलंपिक मेडल भी जीत के ला रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं बट धीरे धीरे लेके आएंगे। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री तो अपना काम कर रही है, उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एजुकेशन मिनिस्ट्री को भी कुछ ना कुछ यहाँ पे करना चाहिए। तो जो पढ़ाई लिखाई का करिकुलम होता है ना एनसीईआरटी का और बाकी किताबों का, तो उसमें मेजर ध्यानचंद जी के बारे में, सचिन तेंदुलकर, मिल्खा सिंह, गुरबचन सिंह रंधावा, पीटी उषा और हरिचंद के बारे में टेक्स्ट बुक्स में भी लिखा रहना चाहिए, ताकि बच्चे पढ़ के थोड़ा स्पोर्ट्स के प्रति इंथुजियास्टिक फील करें। तभी आने वाले समय में बजरंग पूनिया, नीरज चोपड़ा जैसे, और आप कह सकते हो मीराबाई चानू जैसे एथलीट्स निकल के आएंगे आगे, जो इंडिया के लिए मेडल लेके आएंगे ओलंपिक्स में। तो ये एक ओवरऑल एनालिसिस था जो कि हमने देखा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। बिल्डिंग कंसेंट, अ कंसेंसस ऑन पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2021 इज अ मस्ट। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इंडिया का लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है डॉक्टर्स का, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने यहाँ पे एक डिमांड रखी है। रिसेंटली नेशनल मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ड्राफ्ट पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2021 लागू किए गए। अब ये जो नए ड्राफ्ट पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन आए हैं 2021 के, इन रेगुलेशंस में क्या बोला गया है? इन रेगुलेशंस में ये बोला गया है कि देयर शैल बी अ कॉमन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन ऑल मेडिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू ऑल पोस्ट ग्रेजुएट ब्रॉड स्पेशलिटी कोर्सेज। देखिए, जो ब्रॉड स्पेशलिटी के पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा, एमडी, एमएस, यहाँ पे जो मेडिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में घुसने के लिए काउंसलिंग होगी ना, ये कॉमन काउंसलिंग होगी। अभी क्या होता है कि केंद्र सरकार के जो कॉलेजेस हैं सरकारी, और राज्य सरकार की जो कॉलेजेस हैं सरकारी। अब आप बोलोगे केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के अलग सरकारी कॉलेजेस, तो देखिए, कुछ सरकारी कॉलेजेस को डायरेक्ट पैसों की मदद केंद्र सरकार की तरफ से आती है, कुछ सरकारी कॉलेजेस को डायरेक्ट पैसों की मदद राज्य की सरकार से आती है। तो वो मेडिकल कॉलेज जहां पे राज्य की सरकार सीधे सीधे पैसे की मदद करती है, वहां पे राज्य की सरकार अपने हिसाब से कुछ थोड़े मोड़े चेंजेस इनटेक में कर सकती है। वहां पे काउंसलिंग राज्य की सरकार कराती है। आप इसको इस हिसाब से समझिए, जैसे उत्तर प्रदेश में जब हम लोग इंजीनियरिंग की तैयारी करते थे, तो जैसे यूपीटीयू है, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, तो उसका अपना अलग पेपर होता था, अलग काउंसलिंग होती थी, और वो काउंसलिंग राज्य की सरकार करवाती थी। तो कभी कभी क्या होता है, अब तो देखिए कॉमन पेपर हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट नीट होता है, ठीक है ना, नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरस्टेट्स मेडिकल के लिए पेपर तो आपने कॉमन कर दिया, बट उसकी काउंसलिंग भी अगर आप कॉमन कर रहे हो, तो उसमें होगा ये कि राज्य सरकार के कॉलेजेस में कौन एंट्री लेगा, इसके नियम कानून राज्य की सरकार उसमें कुछ बोल ही नहीं पाएगी, सब कुछ केंद्र की तरफ से होगा, क्योंकि कॉमन काउंसलिंग हो रही है। मतलब पूरे देश की एक कॉमन काउंसलिंग, राज्य की सरकारें अपनी अलग काउंसलिंग नहीं कर पाएंगी। अभी के लिए ऑल इंडिया कोटा की आधी जो सीट्स हैं, तो वो आप कह लो केंद्र सरकार भरती है और आधी राज्य सरकार भरती है। रिजर्वेशन नॉर्म्स के हिसाब से सारी सीटें भरी जाती हैं। बट कॉमन काउंसलिंग में यही प्रॉब्लम बताई जा रही है कि अब सेंट्रलाइज्ड लेवल पे कौन से कॉलेज में कौन घुस रहा है, ये केंद्र सरकार के कंट्रोल के अंदर में आ जाएगा, राज्य सरकार के पास से चला जाएगा। तो ये बोलना है इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन का इंडिया में कि ये जो ड्राफ्ट रेगुलेशंस हैं, यहां पे स्टेट के पास कोई पावर नहीं रहेगी टू मैनेज एडमिशंस टू स्टेट मेडिकल कॉलेजेस। वो स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस जिनको पैसा राज्य की सरकार की तरफ से मिल रहा है, उनके एडमिशन में
राज्य की सरकार को थोड़ी बहुत ताकत होनी चाहिए। उनको ये डिसाइड करने की ताकत होनी चाहिए कि कितने स्टूडेंट्स वहां पे पढ़ेंगे। उनको ये डिसाइड करने की ताकत होनी चाहिए कि राज्य की सरकार में अगर कुछ लोकल लेवल पे आप कह लो किसी कम्युनिटी को प्रेफरेंस देना हो तो ये राज्य की सरकारें दे पाए। नीट सबको देना पड़ेगा वो हम समझ सकते हैं, बट काउंसलिंग यहां पे राज्य की सरकार को ही कराने दो। अब ये जो नए आपके रेगुलेशंस आए हैं, ड्राफ्ट पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन, यहां पे कॉमन नेशनल काउंसलिंग होगी, जिसके चलते काउंसलिंग में राज्य की सरकारों का जो रोल है वो खत्म हो जाएगा। एंड दिस इज नॉट गुड, क्योंकि लोकल पॉपुलेशन को अगर क्वालिटी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो लोकल पॉपुलेशन से क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन निकल के आनी चाहिए, और लोकल पॉपुलेशन से क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन देना, इसके लिए राज्य की सरकार का रोल पैरामाउंट है। फिर यहां पर अगर केंद्र की सरकार एंट्री मारती है तो चीजें प्रॉब्लमेटिक है। अब केंद्र की सरकार को 2019 से इस पर्टिकुलर इशू को लेकर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। आपको याद होगा 2019 में एक नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट आया था 2019 का। इस नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट ने नेशनल मेडिकल कमीशन बना दिया था और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को हटा दिया था। मेडिकल काउंसिल एक्ट ऑफ इंडिया हट गया था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हट गया था, नेशनल मेडिकल कमीशन आ गया था। उस समय पे भी जो इंडिया के मेडिकल प्रोफेशनल्स थे और केंद्र सरकार के बीच में एक टसल की स्थिति बनती नजर आई थी। केंद्र सरकार के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा था कि ये एक्सेसिव इंटरफेरेंस दिखा रहे हैं। यहां पे पूरा आर्ग्यूमेंट राज्य की सरकार के फेवर में कैसे है? देखिए, ऑब्वियस सी बात है, राज्य की सरकारें अपनी पावर को केंद्र की सरकार को देना नहीं चाहती, और ये कॉमन काउंसलिंग अगर आप करवाओगे तो ओवरऑल पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशंस में आप राज्य की सरकारों के डोमेन में घुस रहे हो। तो और एक और बात है, जो हेल्थ केयर होती है वो स्टेट सब्जेक्ट्स होती है। नो डाउट हेल्थ केयर में डेकेड से सेंटर ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, चाहे पैसे की फंडिंग की बात करो, चाहे डिजीज प्रिवेंशन प्रोग्राम्स की बात कर लो, चाहे हेल्थ केयर स्टैंडर्ड्स को सेटअप करने की बात कर लो। बट स्टेट फंडेड गवर्नमेंट कॉलेजेस में काउंसलिंग केंद्र की सरकार करवाने लगे और राज्य की सरकार को हटा दे, ये भी देखिए यहाँ पे सही नहीं है। ओके, क्या बताया जा रहा है? The center has an important role in setting standards and amplifying best practices so that minimum but ever improving standards of healthcare are delivered across all states. Much like cadres of the IAS are deputed to states based on centralized exams, there is in principle no reason for such a system to be effective, but the state needs to be extremely responsive to states' views on the same. क्या बताया जा रहा है? देखिए, जो हमारा आईएएस का एग्जाम होता है, इस आईएएस के एग्जाम में क्या होता है, आईएएस आईपीएस सिलेक्ट किए जाते हैं और उनको पोस्टिंग राज्यों में दी जाती है। तो अब समझिए बात को, क्या आईएएस वाला सिस्टम इनएफिशिएंट है? बिल्कुल इनएफिशिएंट नहीं है। तो अगर यहाँ पे केंद्र की सरकार काउंसलिंग करवा रही है राज्य की सरकार द्वारा फंडेड मेडिकल कॉलेजेस के लिए, तो क्या यह सिस्टम इनएफिशिएंट हो गया? इनएफिशिएंट होगा, ये नहीं सही है। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप राज्य की सरकार में डोमेन में घुस रहे हो तो राज्य की सरकारों के व्यू पॉइंट को भी सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? क्योंकि लोकल लेवल पे मेडिकल एजुकेशन को प्रोवाइड करना, मेडिकल केयर को प्रोवाइड करना, ये राज्य सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप उनको सीधे सीधे साइड नहीं कर सकते। और इस पूरे पैंडेमिक के समय पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ह्यूमैनिटी के सामने और हमारे देश के सामने आके खड़ी हुई है वो था शॉर्टेज एंड एक्सट्रीम अनइवन अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी हेल्थ केयर, जिसको इंप्रूव करने की जरूरत है। तो यहां पे जरूरत किस बात की? सिंपल है, यहां पे लॉजिक ये होना चाहिए कि आपको कंसेंसस लेके आना। यू हैव टू बिल्ड मोर कंसेंसस। किसके बीच में? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच में, स्टेट मेडिकल काउंसिल्स के बीच में, और जो भी हेल्थ केयर ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके बीच में। क्योंकि स्टेट मेडिकल काउंसिल्स में ऑब्वियस ही बात है राज्य सरकार द्वारा अपॉइंटेड लोग होंगे, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सेंट्रलाइज्ड लेवल पे काम कर रहा है। तो अगर ये बॉडीज पर्टिकुलरली आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करके केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के ऑफिशियल्स को रिप्रेजेंटेशन देके एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के थ्रू कॉमन काउंसलिंग कंडक्ट करवाए, तो वहां पे केंद्र सरकार के भी सारे व्यू पॉइंट्स अकोमोडेट हो जाएंगे और राज्य की सरकार के भी सारे व्यू पॉइंट्स अकोमोडेट हो जाएंगे। और ऐसा नहीं लगेगा कि केंद्र की सरकार राज्य की सरकार के डोमेन में इंटरफेयर कर रही है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि इंटरफेरेंस ज्यादा हो रहा है। तो ये इंटरफेरेंस नजर नहीं आना चाहिए। जो फेडरल प्रिंसिपल्स हैं प्राइमा फेसी ऐसा लगना चाहिए कि वो अप्लाई हो रहा है। गॉट इट? और आज के फाइनल आर्टिकल पे चलते हैं। सेफ एट स्कूल, स्टूडेंट शुड बी एबल टू रिटर्न टू कैंपस विदाउट फियर इफ प्रोटोकॉल्स आर स्ट्रिक्ट। देखिए क्या बताया जा रहा है यहाँ पे। ऑब्वियसली बात है, कोरोना से बचने के यहाँ पे व्यू पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। भाई पिछले एक साल में हर बच्चा इफेक्ट हुआ है। कोविड-19 की वजह से स्कूल्स बंद हैं और जो बच्चे हैं उनको ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है घर पे। अब इतना लंबा पीरियड जो लर्निंग लॉस का है
दिस इज अ बिग सेटबैक। बच्चों के फिजिकल हेल्थ पे भी अफेक्ट पड़ा है, बच्चों के मेंटल हेल्थ पे भी अफेक्ट पड़ा है। आप कह सकते हो अ ईयर ऑफ वाइटल स्किल डेवलपमेंट से वो डिप्राइव हो गया। अब ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 14 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने कुछ कॉशन के साथ और कैलकुलेटेड रिस्क के साथ कुछ कैंपसेस को ओपन किया है, खासकर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए। जबकि जो देखिए, अब कोई भी स्टेप ले लो उसको क्रिटिसाइज करने वाले लोग आ जाएंगे। तो बहुत सारे जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं उनको बोलना है कि भाई प्राइमरी बच्चों के स्कूलों को खोलो, उनको खोलना ज्यादा जरूरी है, आप सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी खोल लो, चलिए एक अलग बात है। सरकार जैसे तैसे करके पैंडेमिक को मैनेज करने की कोशिश कर रही है और एक ग्रेजुअल बेसिस पे स्कूलों को खोलने की कोशिश कर रही है। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में हो रहा। अलग अलग कंट्रीज में जो लीडर्स हैं वो अपने अपने तरीके ढूंढ रहे हैं कि कैसे स्कूलों को भी खोला जा सके, इन पर्सन लर्निंग को शुरुआत किया जा सके और कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को रोका जा सके। आप समझिए बात को। यहां पे इंडिया में एट द एंड ऑफ द सेकेंड वेव इन जुलाई, हरियाणा और नागालैंड ने इन पर्सन टीचिंग को हायर क्लासेस के लिए खोल दिया। पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पुदुचेरी और लक्षद्वीप वो इस महीने खोल रहे हैं। और आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ओडिशा ने अभी तो डिसीजन नहीं लिया, बट आगे आने वाले समय में वो लोग डेफिनेटली खोलेंगे। अब अगर आप देखिए तो स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं, तो स्कूल रीओपन होने के साथ साथ जो भी स्टेट स्कूल रीओपन कर रहे हैं उनको बाकी देश जो कि इसी प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं उनसे कुछ सीखना चाहिए। जैसे इजराइल में, यूएस में, कनाडा में, यूरोपियन कंट्रीज में जब स्कूल खुल रहे हैं तो उन स्कूलों के खिलने के साथ किस प्रकार से कोरोना वायरस फैल रहा है, कैसे वहां पे बच्चों को वैक्सीनेशन दी जा रही है, इस प्रकार के एग्जाम्पल्स को एसिमुलेट करके इंडियन स्कूल एजुकेशन सिस्टम में लगाने की जरूरत है। क्योंकि जो डेल्टा वेरिएंट वाइल्ड फायर है ये डेफिनेटली बच्चों का अफेक्ट करता है। हालांकि बच्चों के इफेक्टिविटी, मतलब बच्चों के ऊपर जो इफेक्टिविटी का रेट है वो कम है। कैसे कम है वो भी मैं अभी आपको बताता हूं। यूनाइटेड स्टेट्स की बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स में 1 मिलियन स्टूडेंट्स और स्टाफ मेंबर्स जो कि वापस स्कूल में गए थे पढ़ने लिखने के लिए और पढ़ाने के लिए, वहां पे इनके ऊपर एक स्टडी करवाई गई। आपको पता होना चाहिए कि यूएस में 12 साल से जो ज्यादा के बच्चे हैं उनको वैक्सीन देना अलाउड है। ओके, अब आप देखोगे कि 7,000 कोविड पॉजिटिव चिल्ड्रंस और एडल्ट्स थे। 7,000 कोविड पॉजिटिव चिल्ड्रंस और एडल्ट्स में टच आने के बावजूद केवल 363 लोग इन्फेक्ट हुए, ये स्टडी बोलती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यूएस में जब स्कूल खुले और स्कूल खुलने के बाद जो भी बच्चे वहां पढ़ने लिखने के लिए गए, तो कुछ बच्चों को तो देखिए कोरोना वायरस पॉजिटिव निकलेगा ही, कुछ टीचर्स को भी निकला। लेकिन उनके टच में आने के बावजूद भी 7,000 लोग जो कि कोविड पॉजिटिव निकले, उनके टच होने के बावजूद भी केवल 363 लोग और इन्फेक्ट हुए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो हमारे यंगर चिल्ड्रन है दे आर एट अ लो रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड विद कोरोना वायरस। इंडिया में अगर स्कूल स्टूडेंट पॉपुलेशन की बात की जाए तो ये लगभग 25 करोड़ है। अब बहुत सारे जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनका ये बोलना है कि रिस्क कम है, आप स्कूल खोल दो। ये कौन से बेसिस पे बोलते हैं? बच्चों के अंदर ACE2 रिसेप्टर्स वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। देखिए, लंग्स के अंदर ACE2 रिसेप्टर्स का होना बहुत जरूरी है, तब आप कोरोना वायरस जल्दी पकड़ लोगे। एक एडल्ट के अंदर ये जो ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं पूरी तरीके से डेवलप्ड होते हैं, बच्चों के अंदर पूरी तरीके से डेवलप नहीं होते, इसलिए बच्चे कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को जल्दी नहीं पकड़ते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो पकड़ते नहीं है। डेल्टा वेरिएंट ने बच्चों को भी इन्फेक्ट किया है और कम टाइम सीवियरली भी इन्फेक्ट किया है, लेकिन ओवरऑल इन्फेक्टिविटी का रेट जो बच्चों का है वो काफी कम है। और हमारे यहाँ पे जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं और जो एजुकेशन के एक्सपर्ट्स हैं उनका ये भी बोलना है कि जो रिस्क है बच्चों का कोरोना वायरस के इन्फेक्शन पकड़ने का और जो रिस्क है पढ़ाई ना करने का रिस्क ज्यादा है, इन्फेक्शन पकड़ने का रिस्क कम है। लुधियाना की बात की जाए तो 2 स्कूल्स में टेस्ट हुए, सब बच्चों के टेस्ट हुए और उसमें से 8 पॉजिटिव केसेस निकल के आए। तो 2 अगस्त को जब स्कूल खुले उसके बाद 2 स्कूलों में टेस्ट हुए और 8 पॉजिटिव कोरोना वायरस के केसेस निकल के आए। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि स्कूल तो आपको खोलने हैं बट प्रोटोकॉल स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, टेस्टिंग और क्वारंटीन ये सब होनी चाहिए। महाराष्ट्र ने एक प्रॉपर मॉडल अपनाया है। महाराष्ट्र ने कुछ कमिटीज बनाई हैं जिनको कलेक्टर्स और सिविक ऑफिशियल्स हेड कर रहे हैं और वो इस बात के ऊपर बातचीत करेंगे स्कूल रीओपन करना है कि नहीं करना है। ऑप्शनल स्टूडेंट अटेंडेंस होनी चाहिए, मतलब कुछ बच्चे आ सकते हैं, कुछ बच्चे नहीं आ सकते हैं। जो बच्चे घर से पढ़ना चाहें वो घर से भी पढ़ सकते हैं। मतलब आप स्कूल खोल रहे हो बट बच्चे अपनी सोशल डिस्टेंसिंग को मानते हुए आ रहे हैं, सब बच्चों के लिए आना जरूरी नहीं है। अब ये एक बहुत अच्छा स्टेप है क्योंकि जो वेल टू डू चिल्ड्रन है ना वो घर बैठे बैठे एक बार के लिए पढ़ लेगा,
लेकिन वो बच्चे जो गरीब तबके के, कम से कम उनका स्कूल जाना तो शुरू होगा ना। उनके पास ना डिजिटल गैजेट्स हैं, ना इंटरनेट कनेक्टिविटी है, स्मार्टफोन, कंप्यूटर कुछ भी नहीं है, तो वो स्कूल चले जाएंगे। जो वेल टू डू अर्बन बच्चे हैं वो तो अपने घर पे बैठे पढ़ ही रहे हैं ना, तो वो तो घर पे बैठे कुछ दिन और पढ़ लेंगे। देखिए, जो अमीर घर के बच्चे हैं, जिनके पेरेंट्स उनके ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, वो वैसे भी अपने बच्चों को भी स्कूल नहीं भेजेंगे। स्कूल कौन से बच्चे आएंगे? वो आएंगे जो बहुत मजबूर हैं, तो कम से कम उनकी पढ़ाई तो शुरू हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है भाई। तो पैंडेमिक को शुरू हुए ऑलमोस्ट 18 महीने हो चुके हैं। अब तक अगर आप देखोगे तो वेंटिलेशन, डिस्टेंसिंग नॉर्म्स हम लोग काफी हद तक इवॉल्व कर चुके हैं। वैक्सीनेशन की बात हो ही रही है, वैक्सीनेशन हो ही रहा है। जल्दी 12 साल से ज्यादा बच्चों की वैक्सीन भी इंडिया में अप्रूव हो ही जानी है, ऐसा बोला जा रहा है सितंबर अक्टूबर तक अप्रूव हो जाएगी। किस प्रकार का वेंटिलेशन और किस प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग करनी है हमको कोरोना फैलने के लिए, ये हमको अब मालूम ही है। तो अब क्लासेस को ओपन एयर में भी करवाया जा सकता है अगर वेदर अलाउ करे। एक इंडिया में प्रॉब्लम है कि जो टीचर्स और स्टाफ है, इनको अभी तक पूरी तरीके से वैक्सीनेट नहीं किया गया है। ये एक मेजर लैक्यूना है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में। तो अगर आप स्कूल खोल रहे हो तो राज्य की सरकारों को यह इंश्योर करना चाहिए कि सबसे पहले जो टीचिंग स्टाफ है और ओवरऑल जो स्कूल का स्टाफ है उसको आप वैक्सीनेट करो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पढ़ाने वाला जो स्टाफ है उसका वैक्सीनेट होना जरूरी है। फिर जब बच्चों की वैक्सीन अप्रूव हो जाएगी उसके बाद तो मिशन मोड में बच्चों का भी वैक्सीनेशन स्टार्ट होगा। तो ये सब बातें यहाँ पे ओवरऑल बताई जा रही हैं। तो ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको कुछ ना कुछ यूजफुल जानने को मिला होगा। कुछ यूनिक पॉइंट्स मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, रिपीटेड पॉइंट्स में अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। आई होप आपको इस प्रकार के लेक्चर से मदद मिल रही हो। अपने व्यू पॉइंट्स मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो डेफिनेटली ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेली के बेसिस पे जो करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स होते हैं उनका लिंक मैं टेलीग्राम में अपडेट कर देता हूं। इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम अपडेट करिए। तो टेलीग्राम हो, ज्वाइन बटन हो, इंस्टाग्राम हो, सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। तो डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइए। कमेंट्स डाल के आप अपना वो ये मतलब इंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं वीडियो का।